तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सबसे पहले पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि नया साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। तो 2020 की रवानगी और 2021 के आने में सिर्फ आज की ये रात ढलेगी और नया साल शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम में से जितने भी लोग हैं, या शायद पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, करीब दुनिया की जो आबादी है वो 700 करोड़ से ज़्यादा है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि 2020 जल्द से जल्द गुजर जाए, क्योंकि 2020 के साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं वो बहुत ज़माने के बाद कोई ऐसा साल होगा जिसको लेकर कड़वी यादें रहीं। और हर एक के जहन में, मन में यही था कि बस ये 2020 टल जाए, कोरोना का कहर ख़त्म हो जाए, वैक्सीन आ जाए, इंसान से जो इंसान दूर हो गया है, हाथ मिलाना तो छोड़िए, गले मिलने तक की बात नहीं है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो। दुनिया महीनों घरों में कैद रही, वो कैद से आज़ादी मिले। कोरोना ने मुर्दों तक के लिए नियम कानून बदल दिए, अर्थियों का रुख बदल दिया, जनाजे का मुंह मोड़ दिया। एक मुर्दे के लिए 4 अदद कांधे भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। ऐसी न जाने कितनी मौत हुई जिसमें मौत के बाद आखिरी रस्म में अपने भी शामिल नहीं हुए। पर्सनली मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। जब शुरुआत हुई है कोरोना के कहर से, तो उस वक्त जो एक पैनिक था, जो एक खौफ, एक दहशत, एक डर, मतलब अगर एक किसी मोहल्ले में कोई एक पता चल जाए कि कोरोना हुआ तो लोग उस मोहल्ले की तरफ जाना छोड़ देते थे। ये पता चल जाए कि इस घर में कोरोना का मरीज़ है तो सारे पड़ोसी तक ये हो जाते थे कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, हॉस्पिटल भेजो। हालांकि बाद में फिर ये हुआ कि अब घर घर में कोरोना के पेशेंट हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे लोग आदी हो गए। तो ये कोरोना ही है जिसकी वजह से 2020 हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, याद रहेगा कि किस तरीके से एक बीमारी आई और उसने पूरी दुनिया को ताले में बंद कर दिया और इंसानों को इंसानों से दूर कर दिया। लेकिन इस कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें और भी हुई। चूँकि बात कहानी की है, साल 2020 की आज आखिरी कहानी है, तो मुझे लगता है कि जुर्म की दुनिया में जो कुछ हुआ और कोरोना ने जो कुछ किया, इन दोनों के बीच में एक निकल कर एक पॉजिटिव चीज़ भी आई। इस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग बीमार हुए, लेकिन इसी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी बची। वो कैसे बची मैं आगे आपको बताऊंगा। पूरे साल में लगभग 300 कहानियाँ सुनाई होंगी आपको, क्योंकि संडे कहानी होती नहीं है, तो अगर एवरेज निकालें तो लगभग 300 के थोड़ा ऊपर ये कहानियाँ होंगी जो सुनाई आपको। बड़ा प्यार मिला आप लोगों का। अब एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर अगर कोई मुझसे पूछे कि 2020 क्राइम की दुनिया के हिसाब से ऐसी कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि आपकी नज़र में सबसे बड़ी खबर थी और क्यों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई 2020 में, देश में भी और दुनिया में भी। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरा एक ही जवाब होगा और एक ही केस है, और उसकी बहुत सारी वजह, और वो है सुशांत सिंह की मौत, जिस पर करीब 3-4 महीने तक हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार, सभी पीछे थे। मैं खुद मुंबई गया, लगातार कवर किया। इस केस ने लोगों की राय भी 2 हिस्सों में बदल दी थी, यहाँ तक कि अपनी क्राइम तक फैमिली भी बटी हुई थी। मुझे याद है आपके बहुत सारे मेल, बहुत सारे कमेंट सब पढ़ता था, और उसको पढ़ने के बाद लगता था कि पता नहीं मैं सही हूँ या आप लोग सही हैं, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मतभेद होना चाहिए किसी खबर को लेकर, उसको राय को लेकर, तभी आप एक डेमोक्रेसी में अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ तक कि दफ्तर में भी ये बहस होता था, घर में भी होता था। मेरी राय कुछ और है, फैमिली की राय कुछ और है, दफ्तर में कुलीग की राय कुछ और है, एंकर की राय कुछ और है, क्राइम रिपोर्टर की राय कुछ और है। लेकिन आखिर में मैटर ये करता है कि जिस खबर के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस खबर के बारे में आप बता रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि क्राइम रिपोर्टिंग में कभी आपको फैसला देने का हक नहीं है। जो हुआ आपको हूबहू वैसे बताना है। हाँ, जो फैक्ट्स हैं, सबूत हैं, विटनेस हैं, उनके ज़रिए जो कहानी निकल कर आ रही है आपके सामने रखना है। लेकिन असल में आखिरी डिसीजन तो ये फिर कोर्ट का काम होता है। यहाँ तक कि पुलिस और जांच एजेंसी का भी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे पुलिस
केसेस को अपने इन्वेस्टिगेट करते हैं और कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में पूरी कहानी बदल जाती है, तो आखिरी फैसला हमेशा कोर्ट का ही होता है। लेकिन सुशांत केस को लेकर एक तरफ की खुदकुशी है या कत्ल, दो हिस्सों में लगभग लोग बट चुके थे। एक फैक्ट्स के साथ बात कर रहे थे और एक भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ। तो शुक्र है कि अभी पिछले 2-3 महीने से ये मामला अब शांत है, क्योंकि सीबीआई भी खामोश बैठी हुई है रिपोर्ट लेकर। कब रिपोर्ट वो लेकर सामने आती है अभी पता नहीं है। 2020 में तो अब तय है कि नहीं आएगी, 2021 में शायद सामने लेकर आए, फिर खुलासा हो, आखिरी सवाल का जवाब मिले कि सच्चाई क्या है। तो इस केस को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस केस के साथ मतभेद बहुत कुछ था, बहुत सारी उंगलियां भी उठी। जो जिस तरीके की सोच रखता है सामने वाली, अगर सोच दूसरी है तो वो उसका दुश्मन हो जाता है। तो वो बातें भी हुई, कत्ल को लेके या सुसाइड को लेके अलग अलग मोटिव, कहानी, थ्योरी, ड्रग्स, नेपोटिज्म, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई। तो एक मौत जो मुझे लगता है कि आसानी से 2-3 दिन के अंदर सुलझ सकती थी, सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। शुरुआत में मुंबई पुलिस की लापरवाही हुई, फिर बाद में धीरे धीरे इस केस को मीडिया, इसमें सबसे बड़ा जिसने एक तरह से मैं कहूँ मीडिया जिम्मेदार है, जिसने इस केस को पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या रुख दिया। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितने भी बीट्स हैं पॉलिटिकल या बाकी सारी चीज़ें, क्राइम की एक खूबसूरती है कि क्राइम रिपोर्टिंग में आप सिर्फ फैक्ट्स के साथ ही बात कर सकते हैं। और फैक्ट्स के साथ जब आप बात करेंगे तो आपको सच बताना पड़ेगा, इसलिए कि मालूम है कि किसी भी केस का खुलासा तो होना है, और जब खुलासा होगा, सच्चाई सामने आएगी, तो फिर आप जितना भी झूठ बोला आपने, फिर उसका पर्दाफाश हो जाएगा। तो देर सवेर सच सामने आता है। तो एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर वही है जो फैक्ट्स के साथ बात करे। क्राइम में भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, तो जो फैक्ट्स हैं आप उसी पे रहते हैं। तो इस केस ने इतने सारे पेचोखम दिखाए, इतनी उलझने, इतने मोड़ आए केस में, इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी बातें हुई कि केस 2020 का एक सबसे बड़ा केस बिना किसी वजह के इसलिए बना क्योंकि हर एक शख्स इसमें अपनी अपनी कहानी लेकर आ रहा था, और इसी कहानी ने इस पूरे केस को उलझा कर रख दिया। 2020 ख़त्म हो गया, केस की अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। सीबीआई जल्द लेकर आएगी। अब मुझे लगता है 2021 में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक टाइम होता है, उस टाइम के दौरान आपको ये सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो देखिए 2021 में इस केस के बारे में जो सच है वो क्या सामने आता है। अब मैंने जैसा कहा कि कोरोना और जुर्म की दुनिया, इन दोनों में क्या फ़र्क रहा और कोरोना ने क्या कुछ बदला, ये आज की पूरी कहानी आपको बताऊं, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताता हूं जो जानना मुझे लगता है आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और जानना भी चाहिए। सबसे पहले बात कोरोना की। 2019 दिसंबर में कोरोना नाम की बीमारी वुहान के लैब से शुरू हुई, चीन से, उसके बाद पूरी दुनिया में फैली। ये सारी कहानी आप जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन आज की तारीख में, आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है 2020 की आखिरी, इसके बाद 2021 आने वाला है। इस कोरोना ने एक साल में पूरी दुनिया में 82.7 मिलियन लोगों को बीमार किया। 8 करोड़ 27 लाख लोग कोरोना की चपेट में आए और इसके बीमार हुए, यानी कि वो पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 46.7 मिलियन लोग ठीक भी हो गए। लेकिन अफसोस की बात है कि 1.81 मिलियन, करीब 1 करोड़ 81 लाख लोगों की मौत हुई कोरोना से। तो 8 करोड़ 27 लाख लोगों को कोरोना ने बीमार किया और 1 करोड़ 21 लाख लोगों की कोरोना ने जान ली इस 2020 में। टॉप 5 देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर रहा, 1 करोड़ 97 लाख केस, 19.7 मिलियन वहाँ पे पेशेंट थे जो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, और 3,41,000 लोगों की मौत हुई अकेले अमेरिका में। शुरुआत में भारत में कोरोना की मरीजों की तादाद कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ी। उसकी बहुत सारी वजह थी। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो चीज़ों को फॉलो करना चाहिए था नहीं किया, ख़ासतौर पर त्योहारों के मौके पर। तो उसका अंजाम ये हुआ कि फिर बाद में सेकेंड हाफ में, जून के बाद, भारत में भी कोरोना की रफ्तार तेज़ी से फैली और इंडिया में 1 करोड़ 3 लाख लोग कोरोना के मरीज़ हुए। 10.3 मिलियन, 1 करोड़ 3 लाख लोग, और इनमें से करीब 1,49,000 लोगों की जाने गई, मतलब 1.5 लाख के आसपास। तीसरे नंबर पे ब्राज़ील था, जहाँ पे 7.62 मिलियन लोग कोरोना के मरीज़ हुए और
1,94,000 लोगों की मौत हुई। चौथे नंबर पर रशिया, जहाँ पे 3.1 मिलियन लोग कोरोना के मरीज बने और 55,000 के करीब लोगों की मौत हुई। फ्रांस में 2.6 मिलियन लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए और 64,000 लोगों की मौत हुई। ये टॉप 5 कंट्री हैं दुनिया के जहाँ पे कोरोना की सबसे ज़्यादा मौतें हुई और सबसे ज़्यादा केस हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, इसके बाद आते हैं क्राइम की दुनिया पर। पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त करीब 7.8 बिलियन है, मतलब 780 करोड़। इन 780 करोड़ में से भारत और चीन की आबादी को मिला दें तो ये करीब 250 करोड़ के आसपास बैठते हैं। तो 350 करोड़ 780 करोड़ में सिर्फ हिंदुस्तान और चीन में है। अब कोरोना ने कैसे क्या कुछ किया, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी क्राइम की कौन सी खबरें हुई वो बताऊं, उससे पहले कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं। 780 करोड़ दुनिया की आबादी है। 2020 में इस 780 करोड़ में से 1% लोगों की मौत कत्ल से हुई है, यानी उनका मर्डर किया गया। अब 780 करोड़ का 1% निकालकर अब गिन लीजिए कितना होता है। पूरी दुनिया में हर साल 4 लाख से ज़्यादा कत्ल होता है। इस बार ये फिगर थोड़ा सा कम हुआ दुनिया का, वर्ल्ड वाइड। उसकी वजह ये है कोरोना की वजह से लॉकडाउन, लोग अपने घरों में कैद बंद, और इस वजह से क्रिमिनल्स को मौका नहीं मिला क्राइम करने का। तो कोरोना ने बहुत बुरा सब कुछ किया, लेकिन एक अच्छाई ये भी हुई कि जुर्म की दुनिया में भी कोरोना का असर दूसरे शक्ल में देखने को मिला, जहां क्राइम कम हुआ। तो पूरी दुनिया में इस बार एवरेज जो है 4 लाख के करीब जो कत्ल होता है, उनमें से कम कत्ल हुए कोरोना की वजह से। लेकिन चाहे कोई टेररिस्ट अटैक हो, 2 देशों के बीच जंग हो, आपसी लड़ाई हो, इनमें जितने लोगों की मौत होती है, इवन आतंकवादी हमलों में, उससे ज़्यादा मौत हर साल पूरी दुनिया में मर्डर से होता है। मतलब किसी भी और तरीके से लोगों की इतनी जान नहीं जाती जितनी हर साल कत्ल से होती है। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी का 1% हिस्सा किसी ना किसी कत्ल का शिकार होता है। और इस कत्ल के मामले में जो पहले नंबर पे जो देश है वो है मैक्सिको, जहां सबसे ज़्यादा कत्ल होता है। भारत में हर साल, अब भारत पर आते हैं, एक एवरेज है कि करीब 40 से 45 हज़ार, अगर पिछले साल का डेटा देखें तो 45,000 के करीब कत्ल हुआ। लेकिन इस साल भारत में भी मर्डर के रेट में गिरावट आई, और उसकी वजह थी ये कोरोना। करीब करीब अभी ऑफिशियल पूरा फिगर नहीं बना है, लेकिन जो डेटा है वो करीब 35,000 के आसपास है, जो शायद अगले साल रिलीज़ होगी। तो मर्डर के मामले में भारत में गिरावट आई कोरोना की वजह से, 45,000, लेकिन इस बार 35,000 के नीचे है। नंबर 2, हिंदुस्तान में हर साल करीब 32 से 35,000 रेप के मामले होते हैं। हर दिन करीब 87 एवरेज रेप। लेकिन इस बार रेप के मामलों में भी गिरावट आई, और उसकी वजह भी कोरोना थी, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग मार्च से लेके लगातार लॉकडाउन, अलग अलग बंदिशें, बाहर निकलने पे रोक और दफ्तर बंद, वर्क फ्रॉम होम, तो उसकी वजह से रेप के केसेस में भी गिरावट आई। ये दूसरी चीज़ थी मर्डर के बाद। तीसरी चीज़, हिंदुस्तान में हर साल रोड एक्सीडेंट के करीब 5 लाख मामले होते हैं, और इन 5 लाख मामलों में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है सिर्फ रोड एक्सीडेंट में, और ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रोड एक्सीडेंट में करीब 35% की गिरावट आई। मतलब जो 1.5 लाख का एवरेज चल रहा था, वो कोरोना ने करीब 35 से 40 हज़ार लोगों की जान बचा ली, 40,000 के करीब। उसकी भी वजह यही थी कि गाड़ियाँ बंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, लोगों के एक राज्य से दूसरे जाने में रोक थी, जब तक आपको ज़रूरी काम नहीं हो आप नहीं जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से रोड एक्सीडेंट में ज़बरदस्त गिरावट आई, और 1.5 लाख लोगों की करीब जो हर साल मौत होती थी, इस बार ये फिगर गिर के करीब लाख के आसपास सिमटा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और इससे ये भी पता चलता है कि सड़क पे अगर ट्रैफिक ज़्यादा ना हो और बेलगाम गाड़ियाँ ना चलाएं,
तो बहुत सी कीमती जान बच सकती है। 5 लाख एक्सीडेंट में 1.5 लाख का एवरेज जो है हर साल मौत की, वो तो 1.5 लाख मरते हैं। उसके अलावा करीब 2.5 लाख लोग ऐसे इंजर्ड होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से उथल पुथल हो जाती है। फिर उसके बाद इतने सारे उनके इलाज पे और बाकी चीज़ों पे पैसे खर्च होते हैं, कुछ तो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। तो रोड एक्सीडेंट में कमी आई, रेप के मामले में भी दुनिया में कमी आई। पूरी दुनिया में जो रेप का मामला है वो जैसे इंडिया है उसी हिसाब से है। कहते हैं कि सिर्फ रेप नहीं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में जो दुनिया की आबादी है 7.8 बिलियन, उनमें से लगभग 60% महिलाएं दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो यौन शोषण, रेप, घरेलू हिंसा इसका शिकार होती हैं। तो घरेलू हिंसा के मामले में कोरोना के बावजूद बढ़ोतरी हुई। उसकी शायद एक वजह यह है कि वर्क फ्रॉम होम, बाहर नहीं निकलना, उसकी वजह से घर में सब साथ और ये झगड़े की जो रफ्तार थी वो बढ़ी है। रेप के सबसे ज़्यादा मामले जो दुनिया में होते हैं वो साउथ अफ्रीका में, जैसे मर्डर में अगर मैक्सिको है तो रेप के मामले में साउथ अफ्रीका नंबर 1 है। तो ये तो कुछ डेटा है पूरी दुनिया के, जहां पे क्या क्या हुआ। अब जिस 2020 में क्राइम की खबरों ने सुर्खियां बटोरी, वो खबरें कौन कौन सी थी, 2020 में क्या क्या हुआ। 2020 को अगर याद करें तो जनवरी और फरवरी का महीना आमतौर पे वैसे ही क्राइम का था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको सुर्खियां बहुत बड़ी बने। असली शुरू हुआ मार्च में। 20 मार्च जब निर्भया के 4 गुनहगारों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। लगातार कई दिनों तक ये कवरेज हुआ और करीब 8 साल के इंतज़ार के बाद 16 दिसंबर 2012 में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। 8 साल के लंबे इंतज़ार के बाद 3 बार डेथ वारंट रोका गया, लेकिन चौथी बार डेथ वारंट पे अमल हुआ और उस चौथी बार के डेथ वारंट के बाद 4 निर्भया के गुनहगारों को 20 मार्च को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। और इसके बाद लगा कि हाँ, अब निर्भया के साथ इंसाफ पूरा हुआ। तो मार्च में निर्भया के गुनहगारों की फांसी ये सुर्खियों में रही और शायद 2020 की एक बड़ी खबर ये थी। दूसरा, जैसा मैंने शुरू में कहा, 14 जून सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई के बांद्रा में उनके किराए के घर में उनके बेडरूम में उनकी लाश मिली। और उसके बाद फिर जब सुशांत के घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई, शुरुआत में तो मुंबई पुलिस ने इसको ओपन एंड शट सुसाइड केस ही कहा। फिर बाद में 36 दिन के बाद बिहार में एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें रिया चक्रवर्ती को सुशांत को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का जिम्मेदार ठहराया गया उनके घर वालों की तरफ से। फिर बिहार में एफआईआर दर्ज होती है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाती है। इसके बाद इसमें एनसीबी उतरती है, ड्रग्स रैकेट में फिर रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती है, उसका भाई गिरफ्तार होता है शौविक। उसके बाद बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। अभी लास्ट में अर्जुन रामपाल से भी लगातार पूछताछ हुई। तो एक ड्रग्स का पूरा नेक्सस चलता है। इसी बीच में दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की जो पूर्व मैनेजर थी, उनकी सुशांत की मौत से 6 दिन पहले 8 जून की मौत, उसको इन दोनों से लिंक। तो इन सारी चीज़ों ने मिलाकर सुशांत केस को लगातार 2-3 महीने तक मीडिया में सुर्खियां बनाकर रखा। लेकिन सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद लगभग आज 146 या 45 दिन हो चुके हैं, 145 या 46 डेज। अभी भी सुशांत केस की फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है जो सीबीआई के पास है। तो सुशांत केस, निर्भया केस, इसके बाद 2 जुलाई 2020 इसने याद दिला दी थी हैदराबाद की, क्योंकि कानपुर के बिकरू गांव के विकास दुबे का पुलिस एनकाउंटर, 8 पुलिस वालों को मारा गया था और विकास दुबे और उसके गुर्गों ने गोलियां चलाकर लगातार कत्ल किया। उसका विकास दुबे भाग गया। भागने के बाद उसकी लगातार तलाश हुई। यूपी पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि इसका अंजाम बुरा होगा, बख्शा जाएगा नहीं। और अपनी जान बचाने के लिए आखिरकार वो उज्जैन पहुंचता है। उज्जैन में सीसीटीवी कैमरे और मीडिया के सामने वो सरेंडर करता है और ज़ोर से बोलता है, मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। इसके बाद यूपी पुलिस उज्जैन पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है, वापस कानपुर लेकर आती है। लेकिन कानपुर की दहलीज पर कानपुर में घुसते ही एक एनकाउंटर होता है और विकास दुबे मारा जाता है। सेम वैसे ही जैसे हैदराबाद में उस डॉक्टर के साथ जो गैंगरेप हुआ, उसके बाद मौका वारदात का मुआयना करने के लिए 4 लोगों को, 4 आरोपियों को ले जाया गया और उन 4 का एनकाउंटर हुआ। दोनों एनकाउंटर को देखा गया एक दूसरे से जोड़कर और ये सवाल उठा
कि वाकई ये इनकाउंटर था, ये एक प्री प्लान कत्ल था और मर्डर था, और था तो कितना सच है। इसको लेके भी बहुत बहस हुई। बहस इस बात पे भी कि क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए। उसमें भी दो तबके अलग अलग थे। एक का मानना था कि बिल्कुल सही कि ऐसे लोगों के साथ, दूसरा का ये कहना था कि कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर अदालतें जल्दी जल्दी इंसाफ करने लगे, फैसले सुनाने लगे, तो शायद सड़क पर इस तरह इनकाउंटर करने की नौबत ना आए। तो इन दोनों इनकाउंटर ने एक समाज को नया आईना भी दिखाया। वो ये था कि क्या यही सही तरीका है क्रिमिनल से निपटने का? क्या यही इसी तरीके से इनका इंसाफ हो सड़क पर, या फिर अदालत को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे केस जो है उसका निपटारा जल्द से जल्द करे। इसके बाद एक और खबर जिसने लगातार कई दिनों तक मीडिया में सुर्खियां बटोरी, वो थी हाथरस गैंगरेप। 14 सितंबर को यह हाथरस में हुआ, जिसमें 4 लड़कों को, एक लड़की थी जिसके 3 बार बयान लिए गए। पुलिस ने पहले कहा कि रेप नहीं हुआ, फिर पुलिस ने रेप की रिपोर्ट दी। उसके बाद हंगामा हुआ, बाद में मामले की सीबीआई जांच सौंपी गई। सीबीआई ने अभी पिछले हफ्ते ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और उन 4 लड़कों को उसमें आरोपी बनाया। 302 और 376 का मामला दर्ज किया और इसको लेके भी बहुत राजनीति हुई। लेकिन आखिरकार सीबीआई की अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी और 4 आरोपी जेल में हैं। इससे पहले दिल्ली में एक और चीज़ हुई, जिस दिल्ली में मैं बैठा हुआ हूँ, दिल्ली दंगा। ये दंगा जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के दौरे पे थे और गुजरात में एक बड़ा आयोजन किया गया था, ठीक उनके जाने से बल्कि पहले ही सुबुगाहट शुरू हो गई थी और उस दंगे की वजह से दिल्ली में करीब 53 लोगों की जान गई और ये दंगा कई दिनों तक चला देश की राजधानी में, सरकार पुलिस की नाक के नीचे, और ये दिल्ली के ऊपर एक बदनुमा दाग था। तो इस दंगे ने ना मालूम कितने ही लोगों की रोजी रोटी छीन ली। जिन इलाकों में ये दंगा हुआ, वहाँ के इलाकों की ये पूरी शक्ल सूरत बदल गई है। जो पहले जैसा भरोसा एक दूसरे के ऊपर था, वो धीरे धीरे भरोसा भी कमज़ोर और टूटता जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये भरोसा फिर से कायम हो, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में दंगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक पालघर लिंचिंग केस, इसने भी सुर्खियां बटोरी। महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को 2 साधुओं को जिस तरीके से बुरी तरह से लोगों ने घेर कर पीटा फिर मारा, ये अपने आप में बेहद अमानवीय था और इसको लेके बहुत सारी बातें आई कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। गढ़चिंचाले गांव की भीड़ ने इन साधुओं को मारा था। बाद में कहा गया कि ये तो उन्होंने इन्हें बच्चा चोर समझा था। हालांकि इसमें महाराष्ट्र पुलिस के उस वक्त की जो कार्रवाई थी, जो रवैया था, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें उठी कि उन्होंने सही ढंग से एक्शन नहीं लिया, काम नहीं किया। और जो इनमें पकड़े गए थे बाद में, उनमें से 11 तो नाबालिग थे और करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया था बाद में प्रेशर डालने पर। अरे 11 उसमें से नाबालिग निकले थे और काफ़ी फिर इस पर जाँच हुई, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें इसमें यह कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। तो पालघर लिंचिंग ने भी एक 2020 की एक बड़ी घटना में शामिल थी। इसके अलावा देश में कोई क्राइम की ऐसी बड़ी खबरें इस तरह की नहीं हुई। यही सब कुछ जो मेन खबरें थी। हाँ, अगर दुनिया की बात करें तो ISIS हो या फिर अलकायदा हो या फिर लश्कर हो या जैश हो, हिजबुल हो, इनसे ज़्यादा जो इस बार जिनका नाम आया पूरी दुनिया में, वो था बोको हराम, नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन, जिसके आतंकवादी बाइक पर सवार होकर निकलते हैं और एक साथ कत्लेआम करते हैं। 110 मजदूरों का सर उन्होंने कलम किया। उसके कुछ दिनों के बाद करीब 300 स्टूडेंट्स को एक हॉस्टल पर धावा बोलकर किडनैप कर लिया। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला कि वो कहाँ है, और इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया था। तो बोको हराम ने लगभग हर महीने कोई ना कोई बड़ी वारदात की और कहते हैं कि कई 100 लोगों को मौत के घाट उतारा। तो अब तक पिछले सालों के मुकाबले, जैसे या तो ISIS का नाम आता था या फिर अलकायदा का, इस बार बोको हराम ने ज़्यादा हैवानियत और ज़्यादा क्रूरता दिखाई और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से मारा। बोको हराम के अलावा अगर बात करें तो इस साल 2 चीज़ें और हुई जो मैंने अभी आपको अलग अलग किस्तों में कहानी भी सुनाई थी। एक बलूच नेता करीमा बलोच, जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की नेता थी, अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी
उससे पहले साजिद हुसैन, एक और बलूच के नेता, वो स्वीडन में जाकर उन्होंने पनाह ली। करीमा बलोच ने कनाडा में ली और इन दोनों की लाश झील किनारे मिलती है और दोनों के बारे में ही शक ये है कि इनका कत्ल जो है वो ISIA ने, अब जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उनके इशारे पे किया गया, क्योंकि ये पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ लगातार बोल रहे थे। इसके अलावा इसी साल जनवरी में 89 लोगों की मौत हुई थी जब वेस्ट अफ्रीका के इसी नाइजीरिया में आतंकवादियों ने गाड़ी और मोटरसाइकिल के जरिए एक मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 89 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में फिर फ्रांस ने एयर स्ट्राइक कर 77 लोग आतंकवादियों को मार गिराया था। और भी इसके साथ ही दुनिया में अलग अलग जगहों पे कई ऐसी सारी चीज़ें हुई जिसमें कई लोग मारे गए। लेकिन इन सारे लिस्ट को जो मैं लेकर आया था और सारी चीज़ों को जो मैंने देखा, उसके बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चौंका रही थी वो यही थी कि चाहे वो आतंकवादी हमला हो, चाहे वो एक देश दूसरे का, जैसे बॉर्डर पे लड़ाई हो, छिटपुट हिंसा चलती रहती है, चाहे वो चीन हो, भारत पाकिस्तान हो, या उधर इजराइल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो मैंने आपको फिगर बताया कि मौत हुई, सबसे ज़्यादा मौत कत्ल के ज़रिए हुई। आम अगर इसको छोड़ दें, कोरोना एक महामारी थी या फिर बॉर्डर और इन सारी चीज़ों को हटाकर, तो सबसे ज़्यादा जानलेवा कत्ल, यानी कि इंसान इंसान का दुश्मन। कुल मिलाकर 2020 आज के बाद इतिहास के पन्नों में ही दर्ज रहेगा, क्योंकि कल से हम लोग 2021 की बात करेंगे और 2021 के साल में ही जिएंगे। तो एक लाइन में कह रहा था कि जाने कैसे गुजार दी मैंने, जिंदा होता तो मर गया होता। मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं वो 2020 के बारे में यही सोचते हैं कि बस ये गुजर गया, अपने तो पता नहीं कब क्या हो जाता। तो कोई भी नहीं चाहता कि ये साल देर से गुजरे, बस यही है कि गुजर जाए ताकि नया साल आए। और नए साल को लेकर ज़्यादा इस बार एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि सुबगाहट शुरू हो चुकी है इसी जनवरी से, वैक्सीन के आने की, वैक्सीन के बंटने की, वैक्सीन के लोगों को लगने की। और जो पिछले 1 साल से हम लोग कोरोना के खौफ में जी रहे हैं, शायद वो चीज़ें ख़त्म हों और इस वैक्सीन के आने के बाद दुनिया, इंसान पुराने ढर्रे पे लौट आएँ, जैसे पहले जीते थे वैसे ही जिएँ, सब कुछ ठीक हो जाए। यही दुआ भी है और यही उम्मीद भी है 2021 से। तो 2020 की आखिरी कहानी थी। मुझे लगा आप ही में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 2020 में जो कुछ हुआ उसके ऊपर एक डिटेल आप बता दें। तो मैंने आपको कोरोना की भी डिटेल और जो साल में हिंदुस्तान की बड़ी क्राइम की खबरें थी वो भी बता दी। और मुझे लगा कि इसी में आज सब कुछ समेटना चाहिए, लपेटना चाहिए। तो अब मुलाकात होगी आपसे 2021 में, नए साल में, और मेरी कोशिश यही होगी कि इसी तरह आपको कहानी सुनाता रहूं और आप इसी तरह अपना प्यार देते रहें, जो कमियां हैं वो बताते रहें, जो अच्छाइयाँ उसकी तरफ भी ध्यान दिलाते रहें, और बस ये रिश्ता यूं ही बना रहे। क्राइम तक फैमिली जो है पूरी इसी तरह फलती फूलती रहे, सभी अच्छे रहें, खुश रहें। जो देश में और दुनिया के कोने कोने में, चूँकि क्राइम तक फैमिली, मुझे लगता है जो मैं मेल वेल देखता हूँ, शायद ही कोई ऐसा देश हो इस दुनिया का जहाँ पे क्राइम तक फैमिली के मेंबर ना हो, क्योंकि उन सब के मेल अलग अलग, कई देशों के तो वाकई नाम क्राइम तक फैमिली के इस मेंबर के मेल से ही मुझे पता चला। कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश भी हैं कि जहाँ से वो कहानियाँ सुनते हैं और मेल लिखते हैं। तो इतना सारा प्यार, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बस यही दुआ है कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, नया साल तमाम खुशियाँ लाए, आप लोगों की जो भी तमन्नाएं हैं वो पूरी हों, और कोरोना से हम सभी महफूज रहें और कोरोना नए साल में कम से कम ख़त्म हो जाए। तो कहानी में आज इतना ही। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। तो और अगर जो लोग आज 31 दिसंबर है लास्ट साल का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग पार्टी वार्टी करते हैं, कहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि अभी वैक्सीन आनी है, बंटनी है, लगनी है। तो जहाँ इतना इंतज़ार किया, थोड़ा और, बल्कि कोशिश यही करें कि सब अपने अपने घर में रहें, फैमिली मेम्बर के साथ नए साल का स्वागत करें और इस साल को विदा करें, तो ज़्यादा बेहतर भी होगा। मैं भी आज घर पे ही रहूँगा और जल्दी घर लौटूँगा। तब आपसे मुलाकात होगी कल 1 जनवरी 2021 को एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।